हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज़। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 5 तक कवर कर लिया था। उसका प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डील सेक्शन 6 to 10 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। बेसिकली इसमें जो सेक्शन है 6 है वो आपसे डील करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो ऑफेंडर्स 21 ईयर्स से कम के हैं उनके पे क्या रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, वेदर दे शुड बी गिवन इम्प्रिजनमेंट और नॉट। बेसिकली ये सेक्शन ये बोलता है कि भाई किसी भी ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है विच इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट बट नॉट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो जनरल रूल तो ये कहता है कि भाई उनको बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन दिया जाएगा और बेनिफिट ऑफ एडमोनिशन दिया जाएगा। लेकिन बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन हमने सेक्शन 4 में डील किया था और बेनिफिट ऑफ एडमोनिशन हमने सेक्शन 3 में डील किया था। तो उनको इनका बेनिफिट दिया जाएगा, बट कुछ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जैसे नेचर ऑफ द ऑफेंस है, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर है, इन चीज़ों को देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि उस ऑफेंडर को मतलब पनिशमेंट दिया जाना चाहिए तो कोर्ट उसको पनिशमेंट अवॉर्ड करेगी एंड कोर्ट उसके रीजंस भी देगी। ठीक है। और पनिशमेंट अवॉर्ड करते टाइम कोर्ट को प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी कंसीडर करनी पड़ेगी और उस ऑफेंडर का कैरेक्टर, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। ठीक है। सेक्शन 6 आपका ये बात कहता है। सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू that whenever the age of person is under 21 years and he has committed an offense which is punishable by imprisonment but not imprisonment for life, then the general rule is that he shall not be sentenced but benefit of probation shall be given except court otherwise is satisfied considering the circumstances of the case, that is the nature of the offense and the character of the offender. If the court gives punishment, then it shall record the reasons of doing it. Report of probation officer shall be asked and such report shall relate to character, physical and mental condition of the offender. ये जो आपकी स्लाइड है इसमें आपका नोट्स फॉर्म में ये सेक्शन मैंने मेंशन कर रखा है। बेयर एक्ट से जब आप थॉरो रीडिंग करेंगे तो आपको दो सब सेक्शन मिलेंगे। पहले सब सेक्शन में तो यही बात कह रखी है कि नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर को देखा जाना चाहिए और सेक्शन 3 का अगर बेनिफिट दे सकते हैं हम तो दिया जाना चाहिए, सेक्शन 4 का बेनिफिट दे सकते हैं वो भी दिया जाना चाहिए। बट कोर्ट को कुछ सर्कमस्टांसेस में लगता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 नहीं दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट ही देना पड़ेगा। तो इम्प्रिजनमेंट देते टाइम उसके नेचर ऑफ द ऑफेंस देखना पड़ेगा, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखना पड़ेगा। ठीक है। और उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। दिस सेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्लाइड में सेक्शन 7 मैंने आपसे डील किया है जो कि रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल की बात करता है। बेसिकली जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के जो मेन सेक्शन थे वो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 थे। ठीक है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर हम प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है। जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के देता है ऑफेंडर के ऊपर, तो उस रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। वो जो रिपोर्ट होगी वो आपकी कॉन्फिडेंशियल होगी। सो द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर रेफर्ड अंडर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 शैल बी कॉन्फिडेंशियल। इसमें इस सेक्शन में आपका एक प्रोविजो भी मेंशन किया गया है that the court may communicate the substance to the offender and may give him an opportunity of producing such evidence as may be relevant to the matter stated in the report. अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोर्ट जो है जो भी उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड है प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में, उस सब्सटेंस को ऑफेंडर को कम्युनिकेट करेगी और उसे ये बोलेगी कि अगर वो अपने समक्ष में अपने लिए कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, तो वो भी वो प्रोड्यूस कर सकता है उस रिपोर्ट से रिलेटेड, राइट। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। सेक्शन 8 जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, वो ये बोलता है कि जो भी सेक्शन 4 में हमने बॉन्ड साइन करवाया था ऑफेंडर से, उस बॉन्ड की जो कंडीशंस हैं, यानी वेरिएशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रोबेशन, ठीक है, प्रोबेशन के टाइम पे जो बॉन्ड साइन करवाया था उस बॉन्ड की आप कंडीशंस को आप वेरी कर सकते हो। ठीक है।
तो इस सेक्शन में ये बताया गया कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के पास, और कोर्ट को अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर और पब्लिक इंटरेस्ट में ये लगता है कि जो बॉन्ड की कंडीशंस है उसको वेरी किया जा सकता है। बॉन्ड की कंडीशंस में वेरी करने का ये मतलब है कि किसी भी हालत में उस बॉन्ड की जो 3 इयर्स की जो लिमिट है, यानी बॉन्ड है ना 3 इयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये हमने सेक्शन 4 में ऑलरेडी डील किया था, ठीक है। तो अब उसकी कंडीशंस को एक्सटेंड कर सकते हो, डिमिनिश कर सकते हो, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है ना वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑफेंडर जो है उसको और श्योरिटी जो बॉन्ड साइन करेंगे उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। सबसेक्शन 2 आपका ये बोलता है कि अगर कोई ऑफेंडर या फिर उसके जो श्योरिटीज हैं वो जो वेरिएशंस हो रही हैं बॉन्ड की कंडीशंस में उनको रिफ्यूज करते हैं, तो कोर्ट उनसे ये बोल सकता है कि वो एक फ्रेश बॉन्ड में एंटर हो जाए, ठीक है। और अगर ऑफेंडर उसके लिए भी रिफ्यूज करता है, उस फ्रेश बॉन्ड में एंटर होने के लिए भी रिफ्यूज करता है ऑफेंडर, तो कोर्ट उसको उस ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देगा ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी, ठीक है। सबसेक्शन 3 आपका ये बोलता है कि भाई जहां पे भी आपने एप्लीकेशन लगाई है प्रोबेशन ऑफिसर ने, ठीक है, और लगता है कोर्ट को कि भाई जो ऑफेंडर है उसे सुपरविजन में और नहीं रख सकते, दैट ही शुड नॉट बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, तो ऑफेंडर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बॉन्ड के ऊपर, या फिर जो 2-4 बॉन्ड उसने एंटर किए हैं बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड बाय हिम, ठीक है। इसमें तीन सबसेक्शन हैं जो आपके सेक्शन 8 के अंदर मेंशन करें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। Yes, variation of conditions of the bond can be done. First, if application must be made by the probation officer, any court which passes an order under section 4 is of opinion that in the interest of the offender and the public, it is expedient or necessary to vary the conditions of any bond entered into by the offender. It may, at any time during the period when the bond is effective, vary the bond by extending or diminishing the duration so that it shall not exceed 3 years from the date of the original order. ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाएगा और अगर कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर है या पब्लिक का इंटरेस्ट है तो उस बॉन्ड की कंडीशंस को वेरी किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो किसी भी हालत में 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोविजो ये मेंशन करता है दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड without giving the offender and the surety or sureties an opportunity of being heard, ठीक है। कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं किया जाएगा बॉन्ड के अंदर जब तक ऑफेंडर और श्योरिटीज को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी सुनने की। सबसेक्शन 2 ये बोलता है इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज टू बी मेड, द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू अ फ्रेश बॉन्ड, and if the offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for the offense of which he was found guilty. अगर कोई भी श्योरिटी रिफ्यूज करता है वेरिएशंस ऑफ द बॉन्ड को, तो ऑफेंडर और श्योरिटी को एक फ्रेश बॉन्ड में एंटर करने के लिए बोला जाएगा, और अगर उसके लिए भी वो रिफ्यूज करता है तो उसे सेंटेंस दिया जाएगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी। सबसेक्शन 3 आपका ये बोलता है द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर मे इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर दैट द कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर हैज बीन सच एज टू मेक इट अननेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन डिस्चार्ज द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, ठीक है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई अब ऑफेंडर को सुपरविजन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और उसको डिस्चार्ज कर देगा उसके सारे बॉन्ड्स को। आई होप सेक्शन 8 इज क्लियर टू यू। सेक्शन 9 में प्रोसीजर बताया गया है इन केस ऑफ द ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। लाइक कोई भी ऑफेंडर जो है, जो भी बॉन्ड उसने एंटर किया है उसकी कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी फेल करता है बॉन्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, तो क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि भाई कोर्ट जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है, ठीक है, या फिर समन्स इशू कर सकती है उसके श्योरिटीज को, ठीक है, टू अटेंड बिफोर द कोर्ट। एक बात सबसेक्शन 1 तो ये डील करता है। सबसेक्शन 2 डील करता है
या फिर जो ऑफेंडर है, कोर्ट उसको ये बोलेगा कि ऑफेंडर को कस्टडी में लाया जाए। मे आइदर रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल द केस इज कंक्लूडेड और इट मे ग्रांट हिम बेल, या फिर बेल पे उसे छोड़ दिया जाए। सबसेक्शन 3 आपका ये बोलता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई जो ऑफेंडर है उसने जो कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड है उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसको फुलफिल नहीं किया है, तो कोर्ट उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए भी सेंटेंस कर सकती है, ठीक है, या फिर उस पर पेनल्टी भी लगा सकती है जो कि 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जो भी पेनल्टी जो ऑफेंडर कोर्ट लगाएगा सबसेक्शन 3 के अंदर क्लॉज बी के अंदर, ठीक है, तो वो अगर टाइम पीरियड में मेंशन नहीं की गई है, यानी टाइम पीरियड में कोर्ट में पे नहीं की गई है, तो कोर्ट उसको सेंटेंस कर देगा फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, जो भी उसने पेनल्टी के लिए डिनाई किया है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेक्शन। नाउ आई एम रीडिंग दिस। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेनेवर अ पर्सन हु इज रिलीज्ड अंडर सेक्शन 4 fails to comply with the conditions of the bond, then if the court is satisfied, then on the report of the probation officer or otherwise, then the court shall issue warrant of arrest. कोर्ट क्या करेगी? वारंट ऑफ अरेस्ट निकालेगी उसके लिए। Subsection 2 says if the court is satisfied, then it may issue summon to the offender or surety and ask such person to appear in court. ठीक है, और अगर वो वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद भी नहीं आता तो कोर्ट क्या करेगी? उनको समन्स भेजेगी और उनको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोलेगी। सबसेक्शन 3 ये बोलता है एज सुन एज द ऑफेंडर इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज अब कोर्ट क्या क्या कर सकती है? कोर्ट कैन डू फॉलोइंग कंडीशंस: कीप इन कस्टडी टिल केस इज कंक्लूडेड, ग्रांट पर्सन बेल विद और विदाउट श्योरिटी। आफ्टर हियरिंग कोर्ट कैन डू फॉलोइंग थिंग्स: अगर कोर्ट को लगता है तो सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल पनिशमेंट। इसके लिए आपको सीआरपीसी का सेक्शन 124 मेंशन करना है अनएक्सपायर्ड टाइम के लिए, ठीक है, यानी उसको जो जिस भी ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट मिला था उतना उसे पनिशमेंट दे देगी। इफ ब्रीच इज फॉर द फर्स्ट टाइम देन पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। अगर जो ब्रीच किया है ऑफेंडर ने वो फर्स्ट टाइम ब्रीच किया तो पेनल्टी उसे दी जाएगी 50 रुपए की, उसे वो पे करनी है। एंड इफ द पर्सन डज नॉट पे द अमाउंट देन पनिशमेंट फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। और अगर ऑफेंडर वो 50 रुपए की पेनल्टी नहीं पे करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्लाइड में सेक्शन 10 जो है उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज हैं। अब हम सेक्शन 4 में श्योरिटी से मतलब बॉन्ड साइन करवा रहे हैं, जो श्योरिटीज उसमें होंगे ऑफेंडर से हम बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। तो सेक्शन 10 के अंदर जो प्रोविजंस मेंशन्ड है, जैसे सेक्शन 122 मेंशन्ड है, 126 है, 126A है, 406A है, 514, 514A, 514B एंड 515 ऑफ द कोड। ये जो सारे बॉन्ड्स और श्योरिटीज से जो प्रोविजन डील करे हुए हैं ये आपके सीआरपीसी 1898 के प्रोविजंस हैं। अभी जो आपकी रिसेंटली 1973 की जो सीआरपीसी है उसके प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल क्रिएट करी है। एक साइड में आपका ओल्ड सीआरपीसी लिखा है, दूसरी साइड में आपका न्यू सीआरपीसी लिखा हुआ है। ओल्ड सीआरपीसी के अंदर पुराने सीआरपीसी के सेक्शंस मेंशन्ड है, जैसे सेक्शन 122 है, तो नई सीआरपीसी में सेक्शन 121 है। दूसरा सेक्शन 126 है, तो 1973 की सीआरपीसी में वो सेक्शन 123 है, सबसेक्शन 10, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रीड करने हैं, सारे सेक्शंस मेंशन्ड है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है इस सेक्शन को। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।